वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब मैं आ गई हूँ MSO 003 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एक अलग से फोल्डर बना के MSO 003 करके। तो आपको सारे आंसर्स सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे एक ही फोल्डर के अंदर। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें ये एक्सप्लेन करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर करता है एक ऐसा प्रोग्रेस सोसाइटी में जहाँ पे बैलेंस होना चाहिए इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन साइड बाय साइड। जहाँ पे जो भी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उसको भी हम फुलफिल कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसा नहीं है कि आज की हमारी नीड्स को हमें फुलफिल करने के लिए फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए सब कुछ हम एक्सटेंड कर सके, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अपनी नीड्स तो आप फुलफिल कर रहे हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को मीट कर सके उसको ध्यान में रख के। तो जो कॉन्सेप्ट था ये इमर्ज हुआ था जब ग्रोइंग रिकग्निशन देखा गया ऑफ सोशल एंड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जितने भी हमारे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था उस टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ना कि ये सिर्फ एनवायरमेंटल या इकोनॉमिक इशू है, लेकिन ये डीपली रूटेड है किसमें, सोशल स्ट्रक्चर में और पावर रिलेशन में एंड कल्चरल वैल्यूज। ये एम्फसाइज कर रहा है एक इंटरकनेक्शन बिटवीन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है और जो कलेक्टिव एक्शन है, इन दोनों के वो कैसे शेप कर रहे हैं सस्टेनेबल फ्यूचर्स को, राइट। ना ये ना कि सिर्फ एक ह्यूमन इशू है और ना ही ये सिर्फ स्टेट इशू है या एनवायरमेंटल इशू है, बट ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है बिटवीन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, राइट। अब इसका हम ओरिजिन और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन थी इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट ने निकाली थी, जो कि फॉर्मली उसको आर कॉमन फ्यूचर भी बोला गया था बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जहाँ पे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सो ये डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आप ये लिख सकते हो एग्जाम में फॉर बेटर मार्क्स, राइट। अगर आपको ये लिखना है तो बहुत अच्छा होगा अगर आप याद कर लेंगे, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, ताकि हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ख़त्म करने की, या फिर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अब ये जो डेफिनेशन है ये दो की प्रिंसिपल हाईलाइट करती है। फर्स्ट, इंटरजनरेशनल इक्वलिटी, जहाँ पे ये इंश्योर करे कि जितने भी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सेस मिले। वो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सारे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म ना हो जाएं। और इसका जो सेकंड की प्रिंसिपल है वो है इंट्रा जनरेशनल इक्वलिटी। एक तो है इंटर जनरेशनल और एक है इंट्रा जनरेशनल। तो इंट्रा जनरेशनल में क्या है, ये इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहा है विद इन करंट जनरेशन, जो कि पर्टिकुलरली किसके बीच में, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। इसकी हम आगे बात करेंगे। अब जो सेकंड जो डायमेंशन आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो थ्री पिलर्स के ऊपर रिलेटेड है, राइट। जो भी उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम थ्री पिलर्स की अभी बात करते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, जो कि फोकस कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, जो कि इंक्लूसिव है, इक्विटेबल है और एफिशिएंट है रिसोर्स यूज में, राइट। जो एम्फोसाइज करे कि ऐसी जॉब क्रिएशन हो और पॉवर्टी भी हट जाए और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ की, ताकि वेल्थ का मिसयूज
ना हो। और सोशियोलॉजिकली अगर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो एड्रेस कर रहा है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ की, चाहे वो लेबर राइट्स में हो या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज हो फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो सबको इक्वल तरीके से रिसोर्सेज बंटना ही स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को एड्रेस करना होता है। सेकंड आ जाता है हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे ये एम कर रहे हैं कि एक जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी बने ताकि वेलबींग, इक्विटी और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो, जहाँ पे की इशू चाहे तो वो एक्सेस टू एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल कोहेशन के बारे में एड्रेस हो। ये सारे की इशू के बारे में बात होती है इन सोशल सस्टेनेबिलिटी। अब सोशोलॉजिकल लेंस के थ्रू अगर हम देखते हैं तो सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या इन्वॉल्व करती है कि जो सोशल नॉर्म्स है, इंस्टीट्यूशन है, जो पावर डायनामिक्स है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन को। तो ये सारा कुछ हमारा सोशोलॉजिकल लेंस से सोशल सस्टेनेबिलिटी के अंडर आ जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अभी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या सीख करता है कि जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स है, कंजर्व है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सब खराब ना हो बल्कि इनको प्रिजर्व करके रखा जाए। ये फोकस करते हैं कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में और रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट को इंश्योर करने में। अब सोशियोलॉजिकली इस डायमेंशन को कैसे देखा गया है कि ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप मेंटेन करना, एनवायरमेंटल जस्टिस होना और जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंज्यूमरिज्म पे ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम्स, उसको बैलेंस में लेके चलना। राइट, ये सोशियोलॉजिकल लेंस से हमारे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट जो हमारा है रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, कॉरपोरेशन हो गई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई और इंटरनेशनल बॉडीज हो गई, ये बहुत इनका कितना क्रूशल रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, तो वो हम देख लेते हैं और कैसे प्रमोट करते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिसी फॉर्मेशन। अब ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन लेके आना जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है, सोशल वेलफेयर की बात करता है। तो ऐसी पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन और सिविल सोसाइटीज है, वही ब्रिंग कर सकती हैं। तो रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब सेकेंड आ जाता है हमारा एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब ऐसे पब्लिक एटीट्यूड और बिहेवियर को शेप करना ताकि सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स सब सोचें थ्रू एजुकेशन एंड मीडिया। बच्चों को भी बचपन से पढ़ाना और मीडिया भी जब इस चीज़ को प्रमोट करती है तो वो इवेंचुअली लोगों की हैबिट ही बन जाती है ताकि वो ऐसे एक्शन, ऐसे वो अपने एटीट्यूड को रखे ताकि वो सोसाइटी को सेव करें। राइट, थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे बिजनेसेस को एनकरेज करना जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, चाहे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस हो, ESG क्राइटेरिया हो। इन क्राइटेरिया और इन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू ऐसे बिजनेसेस को जब एनकरेज करेगी गवर्नमेंट या स्टेट, तो वो सोसाइटी के लिए भी बेटर होगा और आगे भी और बिजनेस ओनर्स को भी ये मोटिवेशन मिलेगी कि हमें भी ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हमें भी रिकॉग्निशन मिले। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए? फर्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब रिसोर्सेज और वेल्थ की इतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है इक्विटेबल डेवलपमेंट क्रिएट करने में। सेकंड आ जाता है हमारे कल्चरल वैल्यूज। अब कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म एक ऐसा, दो ऐसे की कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और वो अचीव करनी मुश्किल हो रही है। थर्ड इज पावर डायनामिक्स। अब जितनी भी पावरफुल कॉरपोरेशन है और जो गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन की के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये पावर डायनेमिक्स में ये चीज़ें कई बारी देखी जा चुकी हैं। फोर्थ इज ग्लोबल डिस्पैरिटीज़। अब ऐसी जो कंट्रीज़ है वो जो कि चैलेंजेस फेस करती हैं इन बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्योंकि उनके पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनकी टेक्नोलॉजिकल
कैपेसिटी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच पाते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी स्टेप नहीं ले पाते हैं। इसमें हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब सोशोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़ा लिंक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बीच में, जहाँ पे वो डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है हमारे एनवायरमेंटल जस्टिस। ऐसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को डिसप्रपोर्शनेट बर्डन के ऊपर डालना, जहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो ऐसी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, ये इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो बेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल इनजस्टिस हो जाता है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के रिलेशन में देखने को मिलता है कई बार। अब सेकंड आ जाता है हमारे जेंडर इक्वालिटी। अब रोल ऑफ विमेन का रोल भी बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि उनका मेन रोल होता है कि उनको रिसोर्सेज कैसे एक्सेस करने हैं और उन रिसोर्सेज को यूज़फुली कैसे यूज़ करना है। तो डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज विमेन का बहुत बारी सोसाइटी में विमेन का ही रोल रहता है और उसको रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है हमारे इसमें इंडिजीनियस राइट्स। अब ट्रेडिशनली इकोलॉजिकल नॉलेज को वैल्यू करना और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स में रहते हैं और उसको वो प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं। इसलिए इंडिजीनियस राइट्स को वैल्यू करना और प्रमोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में हमारा सिक्स पॉइंट क्या है, रोल ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क। अब जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसको SDGs बोल देते हैं, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप देते हैं ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने 17 गोल्स दिए हैं, बट एज पर टू मैंने चार पांच ही इंपॉर्टेंट गोल्स लिस्ट किए। इसमें एक तो हो गया एंडिंग पॉवर्टी एंड हंगर। सेकंड हो जाता है इसमें ensuring access to equality education and healthcare, promoting gender equality and reducing inequalities. Fourth is combating climate change and protecting life on land and water. तो ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन्होंने काफ़ी सारे गोल्स के बारे में बात की है, जहाँ पे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हम प्रोटेक्ट मतलब कि आगे लेके जा सकते हैं और अचीव कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने ये काफ़ी सारे गोल्स दिए हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, बट एज पर सोशोलॉजी ये मुझे चार पांच इंपॉर्टेंट लगे और ये मैंने लिस्ट डाउन कर दिया आप लोगों के लिए। नाउ लास्ट पैराग्राफ इज ऑफ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अगर हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डिफरेंट तरीके से देखी जा सकती है और ये होलिस्टिक अप्रोच है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि इकोनॉमी सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स को एक बैलेंस में ला सके। ये सिस्टमैटिक चेंज के बारे में बात करते हैं, एक कलेक्टिव एक्शन है और रीथिंक करती है सोसाइटल वैल्यूज प्रैक्टिसेस, ताकि एक मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट कर सके फॉर द अपकमिंग जनरेशन एंड फॉर टुडेज जनरेशन एज वेल। अब जो सोशोलॉजिस्ट है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने में, पावर रिलेशन और कल्चरल फैक्टर जो कि शेप कर रहे हैं एक पाथ, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट हो सके इन अपकमिंग टाइम्स, जो कि एडवोकेट कर रहे हैं बोथ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से सोशल जस्टिस और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी प्रमोट कर सके। तो यहाँ पे सोशोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सोशोलॉजिस्ट किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं और किस तरीके से प्रमोट करते हैं बोथ सोशल जस्टिस एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, इसकी भी हमने बात की है, राइट। ये ना कि एक एनवायरमेंटल इशू है, बट ये एक बहुत वास्ट इशू है जिसमें कि हर एक इंसान, चाहे वो सोशोलॉजिस्ट हो या कॉमन इंसान हो, वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। सो या दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ MSOE 003। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप्स और सब हेडिंग्स याद करनी है। एंड ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और आप इसको जितना बड़ा कर सकते हो वो आपके ऊपर है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग फॉर्मेट में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। So I will end my video here. If you like the question and answer, please do like, share and subscribe my channel, and I'll see you in next video. Till then, study well and study hard.